दोस्तों नमस्कार। दोस्तों पेगास यूट्यूब चैनल की ओर से यूपीएससी, यूपीपीसीएस, जीएस मेंस क्रैश कोर्स कराया जा रहा है। अभी तक इस क्रैश कोर्स के अंतर्गत जीएस फर्स्ट पेपर लगभग पूरा हो चुका है, जिसमें एकमात्र वीडियो ज्योग्राफी की रह रही है। आज हम जीएस का फोर्थ पेपर यानी कि एथिक्स को शुरू कर रहे हैं। यह इसकी एथिक्स पेपर यानी कि फोर्थ पेपर की पहली वीडियो है। फोर्थ पेपर के अंतर्गत एथिक्स, एप्टीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस, एटीट्यूड, पब्लिक सर्विस, मॉरल थिंकर, केस स्टडी, ये सभी पार्ट फोर्थ पेपर के अंतर्गत है। और यह पेपर सबसे अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका सिलेबस बहुत छोटा है। ज़्यादातर यह अप्लाइड है, अधिकांश ही अप्लाइड है। आपने अगर इसको अच्छी तरह से कर लिया तो नंबर इसमें इन जीएस के चारों पेपरों में जो सबसे अधिक लाभदायक आपके लिए होगा ये इथिक्स ही होगा। कम मेहनत करके आप ज़्यादा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। एथिक्स जो पेपर क्रैश कोर्स का है, इसके अंतर्गत हम नीतिशास्त्र जो आज पढ़ने वाले हैं उसके ये टॉपिक है इस प्रकार। नीतिशास्त्र क्या है, नैतिकता क्या है, मानवीय मूल्य क्या है, प्रकार इनके मूल्यों के, विभिन्न सेवाओं के लिए शील सेवाओं के लिए आधारभूत मूल्य क्या है, सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता क्या है, नैतिकता के ह्रास या क्षरण के क्या कारण हैं भारत में, मनोवृत्ति क्या है, अभिरुचि क्या है, अनुनयन क्या है, सत्यनिष्ठा क्या है, निष्पक्षता क्या है, दृढ़ता क्या है और भावनात्मक बुद्धिमत्ता या भावनात्मक समझ क्या है। इन सभी को कवर करेंगे। जैसे कि हर पेपर के कुछ विशेष बुलेट पॉइंट होते हैं, इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण बुलेट पॉइंट हैं कि संविधान में नैतिकता या नीतिशास्त्र से संबंधित कोई अगर जिक्र है किसी आर्टिकल में, उसका उल्लेख करना है आपको प्रश्न का उत्तर देते समय। मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, कोई अनुच्छेद इस तरह का है, अधिनियम है, तो आपको अपना आंसर लिखते समय उनका जिक्र अपने आंसर में करना है। एसडीजी में अगर कोई रिलेवेंट इशू है नीतिशास्त्र से संबंधित, सेकंड एआरसी की जो फोर्थ रिपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है जो एथिक्स से ही संबंधित है, आदि कोई नीतिशास्त्र से संबंधित कोई समिति रिपोर्ट, सूचकांक, उसका जिक्र आपको करना है अपने उत्तर में। अब नीतिशास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली जो आपके प्रश्न के उत्तर लिखते समय झलकनी चाहिए वो इस प्रकार है। इनका आपको बार बार प्रयोग करना है। जैसे उपयोगितावाद, स्वार्थवाद, मनोविज्ञान, नैतिकता, नोलन समिति की रिपोर्ट, सेकंड आरसी की रिपोर्ट, गीता की नीति मीमांसा, इस तरह से ये कुछ शब्दावली है जिनको आप देख सकते हैं। आपको उत्तर लिखते समय इनका प्रयोग करना है। नीतिशास्त्र के पेपर जो हमारा है फोर्थ पेपर, उसमें फ्लो चार्ट डायग्राम का बहुत महत्व है। आप बिंदुवार अगर क्वेश्चन को अपना लिखना चाहते हैं तो उसमें इन फ्लो चार्ट और डायग्राम का प्रयोग करें। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं, नीतिशास्त्र। और इसके अंतर्गत यानी कि एथिक्स में हम जो जो टॉपिक कवर करेंगे क्रैश कोर्स में वो यहाँ पर सम्मिलित हैं। पहला टॉपिक नीतिशास्त्र व नैतिकता क्या है, इनको देखेंगे हम। दोनों में यानी कि नीतिशास्त्र व नैतिकता दोनों हेतु एथिक्स शब्द का प्रयोग किया जाता है। दोनों में कोई तात्विक अंतर नहीं। सामान्य जीवन में नैतिकता हेतु जहाँ मोरलिटी शब्द का प्रयोग किया जाता है, वह अध्ययन हेतु एथिक्स शब्द का प्रयोग किया जाता है। नैतिकता क्या है? आचरण, परंपराओं, नीतियों के विषय अर्थ में मूल्यांकन से का जो संबंध है वो नैतिकता से है। नीतिशास्त्र क्या है? परंपराओं, आचरण, नीतियों के नैतिक मूल्यांकन, उनका यानी कि मूल्यांकन करना, व नीतियों का नैतिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन ही नीतिशास्त्र है। नीतिशास्त्र हमने अर्थ देखा, दोबारा फिर इसका अर्थ देखते हैं। परंपराओं, आचरण, नीतियों के नैतिक मूल्यांकन यानी कि उनका मूल्यांकन करना, व नीतियों का नैतिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन ही नीतिशास्त्र कहलाता है। इस नीतिशास्त्र का क्षेत्र क्या है? मनोवैज्ञानिक क्षेत्र होता है, सामाजिक क्षेत्र हो सकता है, नैतिक क्षेत्र हो सकता है, व्यावहारिक क्षेत्र हो सकता है। इस नीति शास्त्र के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं?
आखिरकार नीति शास्त्र के निर्माण में जिन तत्वों ने अपना योगदान दिया उसके निर्धारक होते हैं, जैसे सामाजिकरण, मनोवैज्ञानिक, धार्मिक, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, संचार के साधन, तर्कवाद, सार्वभौमिकता, उपयोगिता, व्यक्तित्व, ये सभी नीति शास्त्र के निर्धारक तत्व हैं। अब हम नैतिकता को देखते हैं दोबारा फिर। इसका अर्थ देखेंगे, मानव व्यवहार में सही, गलत एवं उचित अनुचित की मीमांसा नैतिकता कहलाती है। यानी कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, इसका निर्णय करना ही नैतिकता कहलाती है। नैतिकता की विशेषताएं क्या होती हैं? नैतिकता है तो उसकी कुछ अपनी विशेषताएं होंगी, जैसे आंतरिक विवेक से संबंधित है। नैतिक क्या है? जो नैतिकता है वह आंतरिक विवेक से संबंधित है। अगर आपको कहीं पर पड़ा हुआ किसी व्यक्ति का चश्मा मिल गया तो आपको उसको लौटाना है या नहीं लौटाना, ये आपके आंतरिक विवेक से संबंधित बात है। यह अंतरात्मा की आवाज़ है। अंतरात्मा की आवाज़ यानी कि अगर आप कहीं जा रहे हैं और आपने देख लिया कि किसी के पैसे गिर गए हैं, तो आपको उसको बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए कि आपके पैसे गिर गए हैं? तो यह आपके अंतरात्मा की आवाज़ है, यह अंदर से आती है। विश्वास आधारित होती है नैतिकता। जो नैतिकता है वो बहुत गहरे मूल्य होते हैं, हमारे विश्वास में रम जाते हैं। समय स्थान के अनुसार परिवर्तनशील भी है ये, ऐसा नहीं कि अस्थायी है, समय और स्थान के अनुसार परिवर्तनशील है। जैसे कुछ समय तक भारतीय समाज में जो कुरीतियाँ थी, रूढ़िवादिता थी, जैसे सती प्रथा, उस समय उस दौरान ये एक मूल्य हो सकता था, मगर आज में ये प्रासंगिक नहीं है। नैतिकता के प्रकार, मानकीय नैतिकता, मानकीय यानी कि मानकीकरण से संबंधित नैतिकता, यानी कि इसमें इस चीज़ का निर्धारण होता है, जैसे आचरण कैसा हो, किसी व्यक्ति का आचरण कैसा हो, इसका निर्धारण मानकीय नीति शास्त्र में होता है। विवरणात्मक नीति शास्त्र, विवरण, यह प्रचलित विश्वासों का अध्ययन करता है। जो हमारे विश्वास प्रचलित आ रहे हैं समाज में, उनका अध्ययन यह नीति शास्त्र करता है। व्यावहारिक नीति शास्त्र, यह नैतिक रूप से विवादित मुद्दे, जैसे गर्भपात कराया जाए या नहीं कराया जाए, किस उम्र में कराया जाए, ये इसके नैतिकता के प्रकार हैं। इस तरह से हमने नीति शास्त्र और नैतिकता देखी। अब हम नए टॉपिक पर आते हैं, मानवीय मूल्य यानी कि ह्यूमन वैल्यूज। इनका अर्थ क्या है, इनकी विशेषता क्या है, प्रकार क्या है, इनका विकास कैसे होता है मूल्यों का। मूल्यों को सिद्धांतों एवं आदेशों के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी कि सिद्धांत होते हैं, कुछ आदर्श होते हैं, आदर्श, ये आदेश नहीं आदर्श है, किया जाता है जो व्यक्ति को अधिक महत्वपूर्ण के चुनाव में मदद करते हैं। यानी कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं, उसके चुनाव में मदद करते हैं। ये कुछ सिद्धांत होते हैं और आदर्श होते हैं। इनकी विशेषताएं, मूल्य सीखे जाते हैं। जैसे अगर आप बचपन में अपने बच्चों को पैर छूना किसी का सिखाएंगे तो वह उनके मूल्य जीवन भर तक रहेंगे। यानी कि पैर छूना एक मूल्य है, आपने बचपन में सीख लिया, यानी कि सिखाया जा सकता है। सार्वभौमिक होते हैं, जैसे पशुओं पर दया करो, ये एक मूल्य है, पूरे विश्व में ये एक सार्वभौमिक मूल्य है। झूठ मत बोलो, यानी कि सच बोलो, यह एक सार्वभौमिक मूल्य है। आचरण के नियम होते हैं, बिल्कुल ये हमारे आचरण को निर्धारित करते हैं और इसी के अनुसार हम अपना आचरण करते हैं। जैसे हमारे मूल्य होंगे तो ये आचरण के नियम होते हैं। सामाजिक आदर्श होते हैं, समाज में आदर्श होते हैं, जैसे बड़ों का सम्मान करो, यह सामाजिक आदर्श है। चोरी मत करो, यह भी समाज में एक आदर्श है। ठीक है। अमूर्त होते हैं, मूल्य हमें दिखाई नहीं देते, हम देख नहीं सकते। जैसे मोबाइल हम देख सकते हैं, इस तरह से आप मूल्य नहीं देख सकते। प्रेम एक मूल्य है, आप उसको देख नहीं सकते। मूल्यों के प्रकार, मूल्यों को कई आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे दृष्टि के आधार पर मूल्य सकारात्मक हो सकते हैं, नकारात्मक। जैसे आपके अनुसार कोई मूल्य सकारात्मक होगा, किसी के लिए वो नकारात्मक होगा। चोरी करना किसी के लिए सकारात्मक है, मगर किसी के लिए नकारात्मक मूल्य है। उद्देश्य के आधार पर मूल्य साध्य और साधन में विभाजित किया गया। साध्य जिनको प्राप्त करना, साधन जिनके द्वारा वह चीज़ प्राप्त करनी है। कार्य क्षेत्र के आधार पर मूल्य राजनीतिक हो सकते हैं, न्यायिक हो सकते हैं, सिविल सेवा के मूल्य हो सकते हैं, व्यावसायिक मूल्य हो सकते हैं।
अन्य आधार पर भी मूल्यों का वर्गीकरण किया जाता है, जैसे धर्मनिरपेक्ष मूल्य और धार्मिक मूल्य। तो इस तरह से मूल्यों के विभिन्न प्रकार हैं। मूल्यों का विकास परिवार में होता है, स्कूल कॉलेज संस्थाओं में होता है और समाज में होता है। परिवार में जिन मूल्यों का विकास होगा वह प्रेम, शांति, भाईचारा, यह परिवार में होता है। दया का भाव सिखाया जाता है परिवार में, आदर सिखाया जाता है, बड़ों का सम्मान करना। शैक्षणिक जो संस्थान है उनमें क्या क्या सिखाया जाता है, मूल्यों का जो विकास करते हैं। अनुशासन, सही बैठो, ड्रेस में आओ, बाल बाय होने चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, आप अपना काम डेली करके आएंगे, ये अनुशासन सिखाया जाता है। सत्यनिष्ठा सिखाई जाती है, देशभक्ति सिखाई जाती है स्कूलों में, खेल भावना सिखाई जाती है, नेतृत्व क्षमता सिखाई जाती है। ये नेत्र नहीं, नेतृत्व क्षमता, नेता बनने की यानी कि क्षमता। समाज में क्या सिखाया जाता है, सामूहिकता सिखाई जाती है। आज अगर कई स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है समाज की तरफ से, तो सभी लोग उसमें मिलकर सहभागी करते हैं, यानी कि सहभागिता का मूल्य सिखाया जाता है, सामूहिकता का मूल्य सिखाया जाता है, सहयोग की भावना सिखाई जाती है और सहिष्णुता सिखाई जाती है। ये सभी मूल्य मानवीय मूल्य हैं जो समाज द्वारा सिखाया जाता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सिविल सेवक, जो हमारी सिविल सर्विसेज है, सिविल सेवकों के लिए आधारभूत मूल्य कौन कौन से हैं। सिविल सेवकों के लिए जो आधारभूत मूल्य हैं वे इस प्रकार है। सिविल सेवक सत्यनिष्ठ होना चाहिए, किसी भी स्थिति में वो अपने उसकी सत्यनिष्ठा प्रभावित नहीं होनी चाहिए, वो डिगना नहीं चाहिए उससे। समानुभूति होनी चाहिए उसके अंतर्गत। सहानुभूति, ये गलत लिखा है, ये सहानुभूति है। सहिष्णुता होनी चाहिए, ये गलत लिखा है, सहिष्णुता नहीं, सहिष्णुता है। निष्पक्षता उसके अंतर्गत होनी चाहिए, यानी कि वो ऐसा नहीं कि वो पक्षपात करे किसी साथ, निष्पक्ष होना चाहिए। वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, वो प्रतिबद्ध होना चाहिए कि मुझको ये काम करना है तो करना है, प्रतिबद्ध होना चाहिए। करुणा उसके अंदर होनी चाहिए, अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ होना चाहिए, विपरीत परिस्थिति भले आए उसको जो टारगेट दिया है सरकार की ओर से उसको प्राप्त करने में दृढ़ होना चाहिए। सेवा भावना का उसके अंदर विकास होना चाहिए। पता चला कि दंगे हो रहे, साहब कह रहे कि पहले मैं चाय पी लूँ बाद में आऊँगा, तो उसके अंदर सेवा भावना होनी चाहिए, ठीक है। समर्पण की भावना होनी चाहिए। राजनीतिक निष्पक्षता होनी चाहिए, वो किसी राजनीतिक दल का एजेंट ना होकर सभी दलों से तटस्थ हो, निष्पक्ष हो। ये सभी मूल्य सिविल सेवकों के लिए आधारभूत मूल्य हैं। सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता, नोलन समिति ने सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता यानी कि सिविल सेवकों के लिए जो नैतिकता के निर्धारक बताए हैं वे 7 हैं। इस प्रकार है वे, निस्वार्थता हमने बता दिया पहले ही, सत्यनिष्ठा, वस्तुनिष्ठता, जवाबदेही। मान लिया वो कोई कार्य कर रहा है तो उसके लिए उसको जवाबदेह होना चाहिए, ऐसा नहीं कि काम में करूँ जवाबदेह कोई और हो। निष्पक्ष होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, उसमें नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए। अगर भीड़ को उसको काबू करना है तो काबू कौन कर सकता है, भीड़ को नेता कर सकता है, एक नेतृत्व क्षमता उसमें होनी चाहिए। तो ये नोलन समिति ने सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता के 7 सिद्धांत दिए थे, वो इस प्रकार थे। अब हम भारत में सार्वजनिक नैतिकता के क्षरण के कारण क्या है, यानी कि भारत में जो सार्वजनिक नैतिकता है या नैतिकता का आखिरकार उसको नैतिकता को हानि क्यों हो रही है, उसको नुकसान कैसे पहुंच रहा है, उसके कारण क्या है। जैसे राजनीतिक अपराधीकरण, यह सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि भ्रष्ट लोग, अपराधी लोग जब संसद में जाएंगे तो इस तरह की नैतिकता का विकास होगा। उनके जो महातत्व अधिकारी होंगे वे कार्य करेंगे, वे भी इसी तरह के होंगे, तो नैतिकता का क्षरण होगा। गठबंधन की राजनीति ने इस तरह की भारत में नैतिकता के क्षरण किया है, उसकी नैतिकता का ह्रास किया है। क्यों किया है, गठबंधन की राजनीति ने अवसरवादिता को बढ़ा दिया है। जहाँ उनको लाभ का पद मिलता है उधर ही चले जाते हैं, तो इस तरह उनका कोई नैतिक वजूद नहीं है, यानी कि वे नैतिक रूप से पतन हो चुके। प्रलोभन भी एक कारण है भारत में नैतिकता के ह्रास का। प्रलोभन एवं संरक्षण, किनको प्रलोभन दिया जाता है, लाभ दिया जाता है, संरक्षण दिया जाता है अपराधियों को। आपराधिक राजनीतिक व्यापारिक गठजोड़ भी भारत में नैतिकता के क्षरण का एक कारण है। पुल बनाया जा रहा है, पुल में खराब सीमेंट लगा दिया, नेता उस पुल का निर्माण करवाता है क्योंकि वो उस पद से संबंधित मंत्री है, उसमें अधिकारी सम्मिलित हैं, इंजीनियर सम्मिलित है, ठेकेदार काम करता है,
तो इस गठजोड़ ने मिलके खराब मटेरियल लगाया था, पुल चला नहीं और गिर गया। ये क्या है? नैतिक रूप से भ्रष्ट थे, गठजोड़ था। अनुच्छेद 311 संविधान के तहत जो दिया गया सिविल सेवकों को संरक्षण है, क्योंकि उनको पता है कि हमारा कुछ नहीं हो सकता, इसलिए विभिन्न नैतिकता उनकी कम होती जाती है, या वे नैतिकता को अपने स्तर बनाए नहीं रखना चाहते ना, या बनाए नहीं रखते, क्योंकि उनको पता है अगर हम कुछ गलत काम करेंगे तो हमें कुछ आर्टिकल 311 के तहत कुछ संरक्षण प्राप्त है। देन तो इस तरह से हमने ये देखा। अब हम मनोवृत्ति, अभिवृत्ति या एटीट्यूड का अर्थ देखते हैं, उसकी संरचना देखते हैं, उसकी विशेषताएं देखते हैं, वह निर्माण उसका कैसे होता है उसको देखते हैं। मनोवृत्ति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं उनको देखते हैं, और मनोवृत्ति में परिवर्तन किन कारकों के द्वारा होता है उनको देखते हैं। मनोवृत्ति एक विशेष स्थिति, व्यक्ति, घटना, विषय आदि के प्रति एक मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया को संदर्भित करता है। यानी कि मनोवृत्ति का संबंध किसी भी वस्तु, व्यक्ति से हो सकता है, और यह मनोवैज्ञानिक स्तर पर होता है। ठीक है। मनोवृत्ति की संरचना, मनोवृत्ति में की अपनी एक संरचना है, उसके 3 तत्व है। पहले एक ही तत्व माना जाता था, ए, यानी कि भावनात्मक, बाद में भावनात्मक और व्यवहारात्मक 2 तत्व माने गए, लेकिन अंत में माना गया कि नहीं, मनोवृत्ति की संरचना में भावनात्मक यानी कि इफेक्टिव, व्यवहारात्मक यानी कि बिहेवियरल, और संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव, तीनों ही तत्व सम्मिलित होते हैं। यानी कि मनोवृत्ति की जो संरचना होती है उसका जो मॉडल है, ABC मॉडल बोलते हैं इसको, इसमें ये तीनों ही तत्व सम्मिलित होते हैं। इसका क्या मतलब है? सबसे पहले आपके मानसिक स्तर पे कोई विचार आएगा, जैसे क्या कि जो मधुमक्खी होती है वो काटती है, आपके इसका विचार आया, यानी कि मनोवैज्ञानिक स्तर पर आया, तो आप क्या करेंगे? यह इसका कैसा पक्ष है? कॉग्निटिव पक्ष है। आप मधुमक्खी से दूर रहना शुरू कर देंगे। क्या करेंगे? दूर रहना शुरू कर देंगे, यानी कि ये आपके व्यवहार में आ गया, आप उससे दूरी बनाए हुए। एक्शन क्या होगा? यानी कि ये एक्शन क्या होगा? जब आप उसको मार देंगे, आपने मधुमक्खी को मार दिया, यानी कि आपने उसको व्यवहारिक यानी कि आपने पहले संज्ञानात्मक स्तर पे आया, फिर आपके भावनात्मक स्तर पे आया, ठीक, और फिर उसने आपने इसको मार दिया, तो आपने मधुमक्खी को मार दिया, यानी कि ABC तत्व की आप श्रृंखला पूरी हो गई। अब इसकी विशेषता क्या है मनोवृत्ति की? मनोवृत्ति सीखी जाती है। जैसे बड़ों का आदर करना, अगर बचपन में बच्चों को सिखा दिया, यह मनोवृत्ति उसकी हमेशा बनी रहेगी, तो वह हमेशा इसका पालन करेगा। जैसे आप बचपन में जब आप मंदिर के सामने से गुजरते तो आप झुक जाते हैं, तो यह बचपन में सीखा। आप कहीं भी जाए, कैसे भी जाए, आपको ध्यान है या नहीं है कि मंदिर है नहीं, जैसे आप देखेंगे मंदिर तो झुक जाएंगे, उसको प्रणाम करेंगे, ठीक है, तो यह सीखी जाती है। इसमें ABC तत्व होते हैं, यानी कि इसकी संरचना में भावनात्मक, क्रियात्मक और व्यवहारात्मक तत्व होते हैं। यह मनोवैज्ञानिक विषय से संबंधित होती है। बिल्कुल मनोवैज्ञानिक विषय से होगी, क्योंकि पहले मनोवैज्ञानिक विषय होगा, फिर उसके बारे में आप जो भी एक्शन लेंगे वो होगा। यह अस्थायी होती है, यह प्रेरणा देती है इंसान को, मनोवृत्ति प्रेरणा भी देती है इंसान को। इस मनोवृत्ति का निर्माण कैसे होता है? प्रत्यक्ष संपर्क के द्वारा। जैसे अगर हम किसी बच्चे में अच्छी मनोवृत्ति इनबिल्ट करना चाहते हैं, तो उस बच्चे को किसी अच्छे बच्चे के साथ छोड़ देंगे, तो उसमें अच्छी मनोवृत्ति का विकास हो जाएगा प्रत्यक्ष संपर्क के। सीधा निर्देशन देकर भी आपको ये काम करना है, कैसा कि बड़ों का पैर छूना है, बार बार कहेंगे सीधा निर्देशन, तो उसके दिमाग में बैठ जाएगा, और यह है उसका पालन करने का। दूसरों से बातचीत करके भी, संवाद करके भी आप मनोवृत्ति परिवर्तित कर सकते हैं, सीख सकते हैं। अवलोकन करके, देख के दूसरे के, जैसे क्या, घर में अगर कोई मम्मी पापा आपस में बात कर रहे हैं किसी बच्चे के, तो उनके जिस तरह का उनका व्यवहार होगा, उसी तरह का बच्चे का व्यवहार धीरे धीरे विकसित होता चला जाएगा। तो अवलोकन कर रहा है बच्चा, उसको देख रहा है। सूचना प्रदान करके, आज के समय सूचना के बहुत सोर्स है, अगर आप कुछ सीख रहे हैं
यूट्यूब से, कहें सोशल मीडिया से, तो मनोवृत्ति परिवर्तित हो रही है, यानी कि सूचना का भी प्रभाव है। पुरस्कार देकर, अगर हम किसी बच्चों को किसी अच्छे काम के लिए पुरस्कार दे रहे हैं तो बच्चा बार बार ऐसे काम को करने के लिए प्रेरित होगा, तो वो अच्छे ही काम करेगा। और बाध्यकारी संपर्क द्वारा भी मनोवृत्ति का निर्माण होता है। जैसे अमेरिका में जो ब्लैक लोग हैं और जो श्वेत लोग हैं, उनको कई बार मनोवृत्ति परिवर्तन करने के लिए उनको साथ साथ रखा जाता है। आप देखो वहाँ की जो फोर्स है या उनकी जो पुलिस है, उनमें सभी में इसी तरह का कॉम्बिनेशन बना के रखा गया है। मनोवृत्ति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? आवश्यकता पूर्ति, जिस चीज़ से भी आवश्यकता पूर्ति होगी, जैसे बच्चे की आवश्यकता पूर्ति उसके माँ बाप से होती है, तो वो उन्हीं के अनुसार मनोवृत्ति बन जाती है उसकी। परिवार भी मनोवृत्ति का विकास करता है। मनोवृत्ति निर्माण में परिवार की भूमिका है, विद्यालय की भी भूमिका है, संदर्भ समूह की भी भूमिका है। व्यक्ति जिस भी समूह से संबंधित होगा, उसी समूह से संबंधित मनोवृत्ति का उसमें विकास हो जाएगा। सामाजिक अधिगम, व्यक्तिगत अनुभव से भी सीखता है और संचार के माध्यम से भी व्यक्ति सीखता है, यानी कि ये सभी चीज़ें मनोवृत्ति को प्रभावित करती है। ये मनोरथ नहीं है, मनोवृत्ति है। मनोवृत्ति में परिवर्तन के कारक कौन कौन से? आखिरकार किन कारकों के द्वारा मनोवृत्ति में परिवर्तन किया जा सकता है? संदर्भ समूह में परिवर्तन कर दिया जाए। आप जिस समूह से संदर्भित करते हैं आपको, यानी कि आप एक सिविल सेवकों का समूह बना रखा है आपने, आप उससे, वो आपको प्रेरित करता है। अगर आपको उस संदर्भ समूह में ही परिवर्तन कर दिया जाए तो आपकी मनोवृत्ति में भी परिवर्तन हो जाएगा। समूह संबंध में परिवर्तन करना, जिन जिन समूह से आप संबंध रखते हैं उनको भी परिवर्तित कर दिया जाए। बाध्यकारी संपर्क, जैसे अमेरिका में काले लोगों को सफ़ेद लोगों को एक साथ रखा जाता है, उससे भी मनोवृत्ति में परिवर्तन आता है। अपेक्षित भूमिका का निर्वहन, आप ऐसा करेंगे तो आपको इनाम मिलेगा या दंड मिलेगा, तो जैसे ही वो भूमिका का निर्वहन करेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, उसी के संदर्भ में उसकी मनोवृत्ति परिवर्तित हो चली जाएगी। सांस्कृतिक कारक भी व्यक्ति की मनोवृत्ति को परिवर्तित करते हैं। व्यक्तित्व में परिवर्तन लाकर भी व्यक्ति की मनोवृत्ति बदली जा सकती है। अतिरिक्त सूचना प्रदान कर भी मनोवृत्ति बदली जा सकती है। आज के समय सूचना के बहुत सारे स्रोत हैं जिनसे व्यक्तियों की मनोवृत्ति बदल रही है। इस तरह से हमने मनोवृत्ति देखी। अब इसका जो मॉडल है ये ABC मॉडल है। इसमें अफेक्टिव, बिहेवियरल, कोग्निटिव तीनों मिलकर ही एटीट्यूड का निर्माण करते हैं। इसी को ABC मॉडल बोलते हैं। अभिरुचि, ये ध्यान रखना, यह मनोवृत्ति या अभिवृत्ति है जिसको इंग्लिश में एटीट्यूड बोलते हैं, और यह अभिरुचि है जिसको इंग्लिश में एप्टीट्यूड बोलते हैं। इसका अर्थ देखेंगे, प्रकार देखेंगे। अर्थ, अभिरुचि सीखने और समझने की आंतरिक जो क्षमता है उसको संदर्भित करता है, यानी कि एक तरह से यह सीखने की कला है। इसकी विशेषताएं क्या है? सीखने की क्षमता, संबंध मानसिक होता है, इसका भौतिक भी होता है, मानसिक तथा भौतिक दोनों संबंध होता है। प्रशिक्षण और से इसका क्षमता निर्माण किया जाता है। और इसके प्रकार क्या है? अभी जो रुचि है, सामान्य तथा क्षेत्र विशेष से संबंधित इसके प्रशिक्षण होते हैं। सामान्य के अंतर्गत एक साथ कई क्षेत्रों का परीक्षण किया जाता है। जैसे डैट जो परीक्षण है उसमें 8 क्षेत्रों का परीक्षण किया जाता है। तथा क्षेत्र विशेष से संबंधित परीक्षण के अंतर्गत CSAT जो सिविल सेवकों के लिए होता है, उसमें CSAT में उसका परीक्षण किया जाता है। CSAT में कॉम्प्रिहेंस होते हैं, यानी कि गद्यांश होता है, डाटा संबंधित एनालिसिस होती है, भाषा का परीक्षण किया जाता है, गणितीय परीक्षण किया जाता है, कौशल का, इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, इन सभी का परीक्षण किया जाता है। यह भी एक अभिरुचि परीक्षण है। यानी कि अभिरुचि परीक्षण के प्रकार 2 तरह के होते हैं, एक सामान्य और तथा दूसरा क्षेत्र विशेष। अब हम देखते हैं नया टॉपिक, अनुनयन। इसको इंग्लिश में परसुएशन बोलते हैं। अनुनयन क्या है? अनुनयन या धारणा एक प्रकार का संचार है। क्या है? संचार है, जिसका प्रयोग अभिवृत्ति परिवर्तन के लिए किया जाता है। अनुनयन एक संचार है, इसका प्रयोग अभिवृत्ति यानी कि मनोवृत्ति परिवर्तन के लिए किया जाता है। अनुनयन के साधन, अनुनयन के बहुत सारे साधन हैं, जैसे प्रत्यक्ष वार्ता करके, संवाद करके, आपस में एक दूसरे से संवाद करके, पोस्टरों के द्वारा, वीडियोग्राफी करके, टेलीविज़न, इंटरनेट, डाटा के आदि, इनके माध्यम से इसका अनुनयन का क्या किया जाता है?
किया जा सकता है। ये इसके साधन है अनुनयन के। अनुनयन हेतु दो दृष्टिकोण हैं। आखिरकार हम जैसे अनुनयन करते हैं, यानी कि धारणा जो हमारी है उसके दो साधन हैं, दृष्टिकोण है। एक आरंभिक दृष्टिकोण, इसके अंतर्गत अनुनयन समझने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आरंभिक दृष्टिकोण के लिए का इसके अंतर्गत मनोवृत्ति जो परिवर्तन है वह 4 कारकों पर निर्भर करती है। इसमें अनुनयनकर्ता कौन है, यानी कि किसी व्यक्ति की हमें अगर अभिवृत्ति को बदलना है तो उस बदलने वाला जो करता है वो कौन है, कैसा है, आकर्षक है, ठीक है, नेतृत्व क्षमता के उसमें गुण है, भाषा उसकी कैसी है, ये अनुनयन करता हो गया। संदेश की अंतर्वस्तु क्या है, जिस भी व्यक्ति की मनोवृत्ति परिवर्तित करनी है तो उसको हम संदेश देंगे कुछ, तभी तो उसकी मनोवृत्ति परिवर्तित होगी। तो उसकी जो संदेश देंगे उसकी विषय वस्तु क्या है, वह विषय वस्तु स्पष्ट है, अस्पष्ट है, कैसी है। इस तरह से श्रोता समूह, यानी कि आप जिनकी अभिवृत्ति परिवर्तित करना चाहते हैं तो वो एक श्रोता समूह होगा जो आपकी बात सुन के तभी तो अपनी मनोवृत्ति परिवर्तित करेगा। जैसे सत्संग हो रहा है तो श्रोता समूह बैठा है बहुत से, उसमें अनुनयनकर्ता कौन है, जो सत्संग कर रहा है, और जो श्रोता है वे जिनका मनोवृत्ति चेंज होनी है। संप्रेषण की विधि क्या है, प्रविधि क्या है, आप जो उसे संप्रेषित करोगे उसकी प्रविधि क्या है, कम बोलकर, तेज बोलकर, ऊंची आवाज़ में, भाषा आपकी क्लिष्ट भाषा होगी, सहज भाषा होगी, ये शादी। इस तरह से ये आरंभिक दृष्टिकोण है अनुनयन करने का। दूसरा दृष्टिकोण है संज्ञानात्मक दृष्टिकोण। इसमें प्रेषक के मस्तिष्क में अनुनयन की प्रक्रिया 2 प्रकार से की जाती है। जो प्रेषक है उसके मस्तिष्क में अनुनयन की जो प्रक्रिया 2 प्रकार से होती है। जैसे क्रमबद्ध प्रक्रिया, इसमें क्योंकि ऊर्जा ज़्यादा होती है तो इसमें यह क्रमबद्ध प्रक्रिया हमेशा जो बौद्धिक वर्ग है, पढ़े लिखे वर्ग है समाज के, वह इस प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। दूसरे होते स्वायत्त शोध प्रक्रिया। स्वायत्त शोध प्रक्रिया में उन लोगों का अनुनयन किया जाता है, यानी कि उनकी मनोवृत्ति चेंज की जाती है जो कम पढ़े लिखे होते हैं, जो ज़्यादा ऊर्जा खर्च नहीं करना चाहते। अगर किसी ने कह दिया कि चलो रैली में चलना है तो ये चल दिए। जो पढ़े लिखा होगा वो सोचेगा क्यों जाना है, मैं क्यों जाऊँ, काम छोड़ूँ। तो वो जो पढ़ा लिखा होगा तो कैसा प्रयोग करेगा, क्रमबद्ध प्रक्रिया का प्रयोग करेगा। जबकि दूसरा जो कम पढ़ा लिखा होगा वह स्वायत्त शोध प्रक्रिया का प्रयोग करेगा। तो इस तरह से जो अनुनयन है उसको देखा हमने, उसका अर्थ देखा, उसके जो दृष्टिकोण है कैसे अनुनयन किया जाता है उसको देखा। अब हम दूसरा टॉपिक सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी। सत्यनिष्ठा क्या होती है, सत्यनिष्ठा को देखते हैं। सत्यनिष्ठा का तात्पर्य किसी व्यक्ति के आंतरिक और बाह्य अभिव्यक्ति दोनों में सुसंगति से है, यानी कि उसकी आंतरिक अभिव्यक्ति क्या है और बाहरी अभिव्यक्ति क्या है, जब इन दोनों में सुसंगतता होगी तो यही सत्यनिष्ठा कहलाती है। जैसे कथनी और करनी में अंतर न होना। सत्यनिष्ठा कौन थे, गांधी जी सत्यनिष्ठ थे। हम उदाहरण दे सकते हैं सत्यनिष्ठा का, उदाहरण देना आपको गांधी जी का दे सकते हैं, उनकी कथनी करनी में अंतर नहीं था। सत्यनिष्ठता के प्रकार, सत्यनिष्ठा बौद्धिक हो सकती है, व्यक्तिक हो सकती है, पेशेवर हो सकती है, किसी व्यवसाय से संबंधित हो सकती है, कलात्मक हो सकती है, किसी ब्रांड की सत्यनिष्ठा हो सकती है। जैसे एडिडास के जूते पहने तो आपको पता है कि मजबूत है, ज़्यादा चलेंगे, तो ये उस ब्रांड की सत्यनिष्ठा है। इस सत्यनिष्ठा के लाभ क्या है, यह व्यक्तिगत जीवन में विश्वसनीयता को बढ़ाती है। बिल्कुल, आप जो व्यक्ति सत्यनिष्ठ होगा तो उसकी विश्वसनीयता तो समाज में बढ़ेगी। जैसे गांधी जी सत्यनिष्ठ थे तो समाज में उनकी विश्वसनीयता थी, उनको सम्मान मिलेगा, गांधी जी को सम्मान मिलता था। जैसे अगर हम और उदाहरण देखें तो अशोक खेमका है, वे भी सत्यनिष्ठ थे तो उनको भी सम्मान मिला है। आपको आत्मसंतोष प्राप्त होगा, जो व्यक्ति सत्यनिष्ठ होगा उसे आत्मसंतोष की भी प्राप्ति होगी। अगर उस पर कभी भी गलती से कोई हो भी जाए, कोई गलती जानबूझकर नहीं की है उसने, कोई गलती हो भी जाए तो समाज उसको अपवाद समझकर माफ़ कर देता है। प्रशासन में सत्यनिष्ठा के बहुत सारे लाभ हैं।
हम सत्यनिष्ठा के कुछ उदाहरण देखेंगे, जैसे झूठा दावा ना करना, किसी चीज़ पर झूठा दावा ना करना। अगर आप कहीं पर विफल हो गए तो उसको तुरंत स्वीकार कर लेना, हाँ भाई मेरी गलती है, मेरी वजह से ऐसा हुआ है। तो ये क्या है? सत्यनिष्ठा है। अब हम देखते हैं निष्पक्षता, इम्पार्शियलिटी। इसका अर्थ, इसके पक्ष, इसका महत्व। निर्णयकर्ता को कोई भी निर्णय सिर्फ वस्तुनिष्ठ आधार पर करना चाहिए, किसी पूर्वाग्रह पर नहीं। यही निष्पक्षता है। निष्पक्षता न्याय का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसके दो पक्ष हैं, यानी कि लाभ न देना किसी दूसरे व्यक्ति को और हानि न पहुंचाना, वह अपने निकट संबंधों के साथ भी अन्याय न करना। यह सत्यनिष्ठा के दो महत्वपूर्ण पक्ष हैं। निष्पक्षता के दो महत्वपूर्ण पक्ष हैं। निष्पक्षता हमेशा काम में नहीं होती है, ये कमी नहीं है, काम में है। जैसे आरक्षण में निष्पक्षता का ध्यान नहीं रखा जाता, मतलब आरक्षण में कई बार निष्पक्षता कमज़ोर पड़ती है, यह एक तरह का अपवाद है। अब निष्पक्षता के महत्व क्या है? बहुत महत्व है। जो व्यक्ति निष्पक्ष होगा उसकी विश्वसनीयता बढ़ेगी, वो सत्यनिष्ठ भी होगा। निष्पक्ष होगा तो वो हमेशा डरेगा नहीं। दोनों राजनीतिक दलों से, जो भी राजनीतिक दल है उनसे समान दूरी बना के रखेगा, ठीक है। समाज में उसका सम्मान मिलेगा और आत्म प्रेरणा उसकी हमेशा बनी रहेगी। वो दृढ़ संकल्पी भी होगा। यह निष्पक्षता की तो महत्व है। अब हम देखते हैं नया टॉपिक, दृढ़ता। इसको परसिस्टेंस, परसेवरेंस भी कहते हैं। इसका अर्थ देखते हैं। उद्देश्य प्राप्ति हेतु धैर्य तथा आंतरिक प्रेरणा बनाए रखना ही दृढ़ता कहलाती है। इस दृढ़ता का व्यक्ति की सफलता और असफलता में निर्णायक भूमिका होती है। अगर कोई व्यक्ति सिविल सेवा की तैयारी कर रहा है और वो दृढ़ है अपने उद्देश्यों के प्रति, तो भले ही लेट सफलता मिले, वो अपने गोल के प्रति डटा रहेगा, दृढ़ रहेगा। इसके दृढ़ता बढ़ाने के उपाय क्या हैं? आप स्वतः परामर्शी बने। आपने मान लिया सिविल सेवक बनने का एक लक्ष्य निर्धारित किया और आप उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दृढ़ कैसे बने रहे, तो स्वयं अपने आप से सलाह ले, क्यों मैंने ये उद्देश्य चुना था, क्यों मुझको इसको प्राप्त करना चाहिए। बार बार अपने लक्ष्य को दोहराए। आप दीवार पे लक्ष्य को देखा होगा, स्टूडेंट बहुत से अपने लक्ष्य को दीवार पे रखते हैं, लिख कर रखते हैं और उसको दोहराते रहते हैं, ठीक है। आप IAS की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सिलेबस बड़ा है, लंबा समय लगता है, तो उसके काम को आप चरणों में कर सकते हैं, क्रमबद्ध रूप से कर सकते हैं। साथ साथ पर अपने आप को जांचें, समय के अनुसार जांचते रहें। समान लक्ष्य वाले हैं, समान जो लक्ष्य, जैसे आप दोस्ती सिविल सेवक जो तैयारी कर रहे हैं उन्हीं के साथ करें। ऐसा ना हो कि आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं और दूसरा आपके साथ डिबेट करने वाला बच्चा SSC का मिल गया। तो यानी कि जिनके लक्ष्य समान हो उनके साथ संवाद करें। उद्देश्यों में विश्वास रखें। आप अपना विश्वास रखें, अगर आप कि भाई मुझे लक्ष्य ठान लिया है तो मुझे करके रहना है। निराश ना हो। लक्ष्य प्राप्ति में अगर आपको देरी हो रही है तो उसमें निराश ना हो, और ऐसी निराशा के समय अपना निर्णय ना बदले कि मैं आया था सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए, पहला ही अटैम्प्ट दिया, पास नहीं हुआ, तो मैंने सोचा कि चलो क्या करता हूँ, रेलवे ग्रुप D का फॉर्म भर देता हूँ। तो यह दृढ़ता के क्या है? उपाय है दृढ़ता बढ़ाने के लिए। भावनात्मक बुद्धिमत्ता नया टॉपिक है, इमोशनल इंटेलिजेंस इसको कहते हैं। इसका अर्थ क्या है? भावनात्मक बुद्धिमत्ता स्वयं तथा दूसरे की भावनाओं को पहचानने, समझने, उन्हें अभिप्रेरित करने भावनाओं को, और उन भावनाओं को प्रबंधित करने की क्षमता को कहते हैं। यानी कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता स्वयं की भी और दूसरे की भी भावनाओं को पहचाने, समझे, उनको अभिप्रेरित करे और प्रबंधित करे, इसी क्षमता को भावनात्मक बुद्धिमत्ता कहते हैं। इसके घटक क्या हैं? आत्म प्रबंधन करना, यानी कि अपने आप को भी प्रबंधित करना, आत्म प्रेरणा, अपने आप को प्रेरित करते रहना, सामाजिक जागरूकता बनाए रखना, संबंध प्रबंधन करना, आप दूसरे से संबंध अगर बनाए हैं तो उनको कैसे प्रबंधित करेंगे, यह भी इसका महत्वपूर्ण घटक है। स्व जागरूकता बने रहना, ये इसके महत्वपूर्ण घटक थे। अब भावनात्मक बुद्धिमत्ता का लाभ क्या है? प्रशासन में भी, दैनिक जीवन में, इससे तनाव का प्रबंधन हो जाता है।
अगर आप भावनात्मक रूप से, आपकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता स्ट्रोंग है तो आपका तनाव प्रबंधित हो जाएगा। जनता की भावनाओं को आप समझेंगे। कहीं दंगा हो रहा है तो आखिरकार दंगा में भावनाओं को जनता की समझा जाता है, उन्हें निर्देशित कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करने में भी भावनात्मक बुद्धिमत्ता का महत्वपूर्ण योगदान होता है, चाहे वह अपनी अभिव्यक्ति हो या दूसरे को। दबाव में प्रबंधन कर सकते हैं। अगर आप पे ज़्यादा दबाव पड़ रहा है तो आप अपनी भावनाओं का प्रबंधित कर सकते हैं, उस दबाव को प्रबंधित कर सकते हैं। शील चौक के ऊपर भावनात्मक बुद्धिमत्ता का बहुत महत्वपूर्ण इसका योगदान है। सामाजिक परिवर्तन में भी भावनात्मक बुद्धिमत्ता का योगदान है। इससे आत्मसम्मान बढ़ता है, सुरक्षा की भावना जागृत होती है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता से, भावनात्मक बुद्धिमत्ता का विकास कैसा किया जाए तो इसके दो तरीके हैं। एक तो संज्ञानात्मक अभिगम, यह जो अभिगम है बौद्धिक पक्ष से संबंधित है और यह एक सरल प्रक्रिया है। दूसरा जो अभिगम है भावनात्मक अभिगम है, यह एक लंबी और कठिन प्रक्रिया है। इस प्रकार हमने भावनात्मक बुद्धिमत्ता, दृढ़ता, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता जैसे टॉपिक देखे। और आज हमारी जो इथिक्स का लेक्चर था वो यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इथिक्स का दूसरा भाग देखेंगे। इस तरह से इथिक्स को हम कंप्लीट कर देंगे 2 या 3 वीडियो में। दोस्तों, यूट्यूब चैनल जो पेगास है उसको देखने के लिए आपका धन्यवाद। यूट्यूब चैनल पेगास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।